अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। शाम के वक्त शफा साहब, मुन्ना बेगम और नूर लॉन में बैठे हुए पकौड़ों के साथ मौसम एंजॉय कर रहे थे। नूर जो कि अभी पकौड़े रख कर गई थी, अब चाय लेकर आ रही थी। आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। सुरमई बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। ठंडी ठंडी हवाएं मौसम को खुशगवार बना रही थी। ये मौसम नूर का पसंदीदा था, इस वजह से नूर ने ये एहतमाम किया था। बाबा, मैं अंदर आ जाऊं? नूर ने शफा साहब से अंदर आने की इजाजत मांगी, जो स्टडी रूम में बैठे ऑफिस का काम कर रहे थे। हाँ, आ जाओ नूर, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, शफा साहब ने नूर को देखकर प्यार से कहा। बाबा, आज आप मेरे साथ वक्त गुजारेंगे? नूर ने अपने बाजू शफा साहब के गले में डालकर लाड से कहा। नूर को शफा साहब से कोई भी बात मनवानी होती तो इनको इसी तरह मनाती थी। ओके, आज हम अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारेंगे, शफा साहब ने नूर को कहा। शफा साहब नूर लान की तरफ चल दिए, जहां पहले ही नूर सारा इंतजाम कर रखा था। बाबा, पकोड़े कैसे बने हैं? आज मैंने बनाए हैं, नूर ने शफा साहब को देखकर कहा, जो पक्के पकोड़ों के साथ भरपूर इंसाफ करने में मगन थे। मेरी बेटी को चीज बनाए और अच्छी ना हो, ये हो सकता है क्या? मुन्ना बेगम के हाथ के पकौड़ों से तो बेहतर है, शफा साहब ने पहले नूर की तरफ तारीफ की और फिर शरारत से मुन्ना बेगम की तरफ देखकर कहा। जी बिल्कुल शफा साहब, मेरे हाथों में अब जायका नहीं रहा, इसलिए कल से किचन से मेरी छुट्टी और आप दोनों बना लीजिएगा जायकादार खाना। मुन्ना बेगम ने दोनों को देखकर कहा और शफा साहब पर गहरा तंज किया। अरे नहीं मुन्ना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है। शफा साहब ने जल्दी से बात को घुमाया, कहीं वाकई में उन्हें काम ना करना पड़ जाए। नूर और मुन्ना बेगम शफा की बात सुनकर हंस दिए थे। यह हंसी कुछ पल के लिए थी। वक्त ने उनके लिए तूफान तैयार कर रखा था, जिसने अपने साथ साथ सबको भाग कर लेके जाना था। अभी उनकी बातें जारी थी कि गार्ड ने आयुष्मान के आने की खबर दी। उसे अंदर भेजो, शफा साहब ने गार्ड को कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसी हैं आप दोनों? और नूर, आप कैसी हैं? आयुष्मान ने दोनों पर सलामती भेजी और उनका हाल दरियाफ्त किया। आज मैं नूर का हाल पूछा। वालेकुम सलाम, हम ठीक है बेटा, आप सुनाएं। शफा साहब और मुन्ना बेगम ने मुश्तरका जवाब दिया और आयुष्मान से उसकी हैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ आयुष्मान भाई, नूर ने भाई को काफी खींच कर आयुष्मान को जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, बस जाहिर है उसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जबकि अंदर ही अंदर नूर के भाई कहने पर कर रहा था। लेकिन शफा साहब और मुन्ना बेगम के सामने खामोश रहा। नूर बच्ची हरगिज ना थी, वो अपने ऊपर पड़ने वाली नजरों को बाहु भी जानती थी, इसलिए हमेशा आयुष्मान को भाई कहती थी ताकि उसके हवाले से कुछ बुरा ना सोचे। आयुष्मान ने की नकी उसे नूर की तरफ देखा, जिससे मोहब्बत करता था। नूर ने उसके आने पर कोई रद्द-अमल नहीं दिया और फौरन में मगन हो गई। तो यकीनन ये एक तरफा मोहब्बत का मामला था, उसने अफसोस से सोचा। इतने में शफा साहब का मोबाइल रिंग हुआ। मैं कॉल सुनकर आता हूँ, आप लोग बातें करें। शफा साहब कॉल सुनने के लिए उठकर दुलान के दूसरे हिस्से में जाकर खड़े हो गए। बेटा आप बैठो, मैं चाय लेकर लाती हूँ। ये कहकर मुन्ना बेगम किचन की तरफ बढ़ गई। लान में सिर्फ नूर और आयुष्मान बैठे हुए थे। नूर ने आयुष्मान की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, अपने मोबाइल में मगन चाय पीती रहे। आयुष्मान ने नूर को देखा, जिसने रेड कमीज के साथ ब्लैक पटियाला शलवार से बतन की हुई थी और ब्लैक दुपट्टा सर के बालों को अच्छे तरीके से ढांप रखा था, जिसने नूर को मजीद पुरकशिश बना दिया था। नूर बिना मेकअप के सादगी में भी आयुष्मान का दिल धड़का रहे थे। नूर को आयुष्मान की आंखें अपना एक्स्ट्रा करते हुए महसूस हुई। नूर कैसे घूर कैसे रहा है, मुझे दिल कर रहा है कि आंखें निकाल कर कैंची खेलूं। पहले नूर ने किल्स कर सोचा और आयुष्मान की निगाहें उसे अपने अंदर तक सराय करती हुई लगी, फिर अपनी सोच पर खिलखिला दी। नूर को आयुष्मान का देखने से कोफत हुई थी। उसे आयुष्मान के सामने अपना आप गैर महफूज लगता था। उसके जहन के पर्दों पर यकायक अशर का अक्स उभरा, जिसने कभी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। नूर ने अपनी सोच पर दो हड़ भेजे। आयुष्मान, एक हाथ में मेरा मोबाइल है और दूसरे में चाय, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज उठाने में मेरी मदद करेंगे? नूर ने दांत पीछ कर आयुष्मान को कहा, जो मसलसल नूर को तक के जा रहा था। जी नूर, आप बताएं। नूर की बात सुनकर आयुष्मान की बातचीत खुल गई। वह दिल ही दिल में हयाली पका कर, उसे नूर से इस बात की तवक्को नहीं थी। उसने खुद को कंपोज करके कहा, उसकी खुशी इसके चेहरे से आया थी, जो कि अभी गायब होने वाली थी, और उसके हयाली पिलाओं ने भी जल जाना था। तो क्या आप अपनी नजरें हटाना पसंद करेंगे? नूर ने कस कर तेज लहजे में आयुष्मान को कहा। आयुष्मान नूर की बात सुनकर जी भर का शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी बेएहतियाती पर गुस्सा आने लगा। नूर बेटा, आप कहाँ जा रही हैं? मुन्ना बेगम ने नूर को देखकर कहा, जो कि कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। मम्मा, काफी टाइम हो गया है, कल कॉलेज में पेपर है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और कब से हिंसा से बात भी नहीं हुई, उसे कॉल करनी है। नूर कहकर अपने कमरे में चली गई। आंटी मैं भी चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। आयुष्मान ने मुन्ना बेगम से ले जाने की इजाजत ली। नूर के जाने के बाद उसे सब हाली हाली सा महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से चाय खत्म की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
आबिस हिंजा का हाथ थाम कर होटल में दाखिल हुआ था। अक्सर लोगों ने इस कपल को देखा जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। किसी की नजर में सताइश थी तो किसी की नजर में हसद और जलन का अक्स नमाया था, मगर वो दोनों लोगों पर ध्यान दिए बगैर शान से चलते हुए जा रहे थे। होटल पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और लाल रंग के खूबसूरत बलून से बड़ा सा हैप्पी बर्थडे हिंजा लिखा हुआ था। आबी, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड, दिस इज सो नाइस। मुझे तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं था, हिंजा ने फटे जज्बात में आकर आबिस के सीने से लाकर कहा। हिंजा की इस हरकत से आबिस ने खुद के उभरे हुए जज्बात को कंट्रोल किया। हिंजा की हालत से बेखबर इर्द गिर्द का मुआयना करने में मसरूफ थी। हिंजा को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। आबिस ने आज सब कुछ हिंजा की पसंद से किया था। आबिस ने हिंजा की बर्थडे को नहायत ही खूबसूरती से प्लान किया। वो दोनों गुलाब की पत्तों से बनी हुई राहदारी से गुजरते हुए होटल के बीच पहुंचे, जहां पर एक प्यारा सा केक रखा हुआ था और इसके ऊपर चॉकलेट से हैप्पी बर्थडे हनी लिखा हुआ था। अभी ये सब बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छी हैं, हिंजा ने आपस के गाल पर लब रखकर कहा। अब हनी केक काटो। आपस ने पास पड़ी हुई छुरी हिंजा को देकर कहा। हाँ अभी ये तो मेरा फेवरेट केक है। हिंजा ने आपस को कहा। हाँ मेरी जान, तुम केक काटो और खाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। आपस ने हिंजा की तरफ देखकर मैंने हेजी से कहा। हिंजा आपस की मैंने इस बातें ना समझ सकी, पर केक को देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लबों को अहाता किया। हिंजा को यह सब एक खूबसूरत हसीन हवाब लग रहा था। उसे डर था कि वो जैसे ही नींद से जागेगी सब खत्म हो जाएगा। हिंजा को कहाँ पता था कि एक दिन किस्मत पलटेगी और उसके बदतरीन होठ की तस्दीक कर देगी। हनी कहाँ खोगी, आओ केक काटे। आबस हिंजा का हाथ थामकर टेबल के पास आया और केक काटने को कहा। ओ हाँ, हिंजा ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली और आबस को देकर कहा। या अल्लाह, मैं और आप भी लाइफ टाइम ऐसे रहें। हिंजा ने केक काटने से पहले विश मांगी। इस विश की कबूलियत को वक्त लगना था या नहीं, ये तो आने वाली घड़ियों ने बताना था। केक काटने के बाद आबिस ने केक का एक बड़ा पीस हिंजा के लबों की तरफ बढ़ाया। हिंजा ने मुंह खोलकर केक की एक छोटी सी बाइट ली और खाने लगी। आबिस ने बकाया केक उसके गालों पर लगा दिया। अभी ये क्या कर दिया, हिंजा ने हल्की से आबिस को देकर कहा। हिंजा ने एक केक का पीस उठाकर आबिस को खिलाया और बाकी उसके गल पर लगा दिया। हनी किसी का उधार नहीं रखती, हिंजा ने आबिस को कहा और खिलखिला उठी। हनी मुझे ऐसे केक नहीं खाना, मुझे यहाँ से खाना है। आबिस ने उसके गालों की तरफ इशारा करके कहा जहाँ पर केक लगा हुआ था और उसके गालों पर झुक गया। आबिस ने हिंजा के गालों से केक बड़े खूबसूरत अंदाज में चुना और पीछे हुआ। अभी अब मेरी टर्न, हिंजा ने आबिस को देकर कहा और हिंजा ने भी अपने दोनों पांव ऊपर उठाकर आबिस के गालों पर लगा हुआ केक खाने लगी। दोनों ने मिलकर डिनर किया और दोनों आपस में मगन हो गए। होटल में इन दोनों के अलावा कोई ना था क्योंकि आबिस ने पूरा होटल बुक करवा रखा था। अभी मेरा गिफ्ट, हिंजा ने आईब्रो झुकाकर आबिस से पूछा। आबिस ने पैंट की पॉकेट से एक प्यारा सा बॉक्स निकाला। हनी ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। आबिस घुटनों के बल बैठ गया और हिंजा की गोरी कलाई थाम कर डायमंड का ब्रेसलेट पहनाया। वाओ अभी ये बहुत प्यारा है, थैंक यू, हिंजा ने चमचमाते हुए ब्रेसलेट को इश्तियाक से देकर कहा। प्यारा तो है मगर मेरी हनी से कम, आबिस ने मुस्कुराकर कहा। आबिस ने हिंजा को गोद में लिया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ जो उसने पहले तैयार करवा रखा था। हिंजा को कमरे के वस्त में उतारा। हिंजा चलती हुई बेड पर बैठ गई और कमरे को देखने लगी जो कि रेड और व्हाइट कलर के फूलों से सजा हुआ था। जगह जगह कैंडल जली हुई थी जो कि कमरे के माहौल को खौफनाक बना रही थी। आबिस ने इधर रखे हुए म्यूजिक प्लेयर से गाना चलाया। कमरे का फसू हेस माहौल, हिंसा का बहकता हुआ सरापा और गाना आबिस के जज्बात बढ़ाने का मूजब बन रहा था। हिंसा का दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। हिंसा अपनी हालत समझने से कासर थी। आबिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हिंसा के पास आया और उसके लबों पर अपनी शिद्दत नछावर करने लगा। आबिस को सब भूल गया था कि उसने हिंसा से शादी बदले के लिए की है। उसे याद था तो फकत इतना कि उसके सामने बैठी हुई लड़की उसकी बीवी है और वो उस पर जायज हक रखता है। कमरे में मैनी हेस खामोशी छाई हुए थे। दोनों एक दूसरे में गुम थे। हिंसा ने अपनी बाहें आबिस के गिर्द हायल करके अपनी खुद सुपुर्दगी का ऐलान कर दिया। अभी अपनी हनी को कभी मत छोड़िएगा वरना आपकी हनी मर जाएगी। हिंसा ने आबिस के कान में सरगोशी की। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। वो दोनों एक दूसरे में गुम सारी दुनिया से गाफिल हो चुके थे। आशिर ऑफिस से जैसे घर आया, मिकाल और इफराज साहब आपस में बातें करते हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। आशिर बेटा इधर आओ, हमने कुछ सोचा है। मिकाल साहब ने आशिर को आते हुए देखा तो अपने पास बुलाकर कहा। जी चाचू, किस बारे में? आशिर ने मिकाल साहब से पूछा। हम सोच रहे हैं हिंसा और आबिस का रिसेप्शन रख लें ताकि पूरी फैमिली को पता चल जाए। इस बार मिकाल साहब की बजाय इफराज साहब ने जवाब दिया। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, तो कब करना है ताकि अरेंजमेंट शुरू करवाएं? आशिर ने बाप को जवाब दिया।
कल रख लेते हैं, इफ़त बेगम ने कहा जो अभी किचन से आए थे। सब उनकी बात पर मुतफिक हो गए। आशिर उठकर कल का बंदोबस्त करने चला गया। अब आशिर की शादी का भी सोच लेना चाहिए। इफ़त बेगम ने पुरसोच निगाहों से आशिर को जाता हुआ देखकर कहा, आप पूछ ले, अगर कोई पसंद है तो ठीक, नहीं तो खुद तलाश करना शुरू करें। अफराज साहब ने कहा, ठीक है, कल बात करती हूँ। इफ़त बेगम खुशी से जवाब दिया। नूर आज सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि नूर को आज कॉलेज के लिए जाना था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा पापा। नूर ने दोनों को सलाम किया और जल्दी से चेयर घसीट कर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। नूर, ठीक से नाश्ता करो, ट्रेन भागी नहीं जा रही। मुन्ना बेगम ने नूर को प्यार से कहा और आहर में उसके जल्दी खाना कम ठोंसने पर तर्ज करने लगी। नूर इस वक्त मुकम्मल तैयार थी। यूनिफॉर्म पहने हुए, बालों को हिजाब से कवर किए वो काफी पुरकशिश लग रही थी। मिसेज शफात ने बेहतियारी पर अपनी शायद रंग वाली गुड़िया की नजर उतारी। ओके बाबा चले। नूर ने जल्द से नाश्ता फिनिश किया और शफात साहब से पूछा जो कि टिश्यू से अपने हाथ पूंछ रहे थे। हाँ चलो बेटा, उन्हें प्यार से नूर को जवाब दिया। मुन्ना बेगम और शफात साहब दोनों की नूर में जान में बसी थी। नूर ने मुन्ना बेगम से प्यार लिया जो कि उसके खाना ठीक ना खाने पर नाराज थी। मेरी प्यारी मम्मा, नाराज ना हो, कैंटीन से कुछ लेकर खा लूंगी। नूर ने मुन्ना बेगम को गले लगाते हुए कहा। मुन्ना बेगम भी कब तक नूर से नाराज रहती थी, फौरन मान गई। शफात साहब माँ बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा दिए। आशिर, इफ़त बेगम ने आशिर के कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की इजाजत चाही। कम ऑन माम, कम से कम आपको मेरे कमरे में आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। आशिर ने इफ़त बेगम को दरवाजे से अंदर आता हुआ देखकर कहा। हाँ मुझे पता है आशिर, मगर तुम्हारी प्राइवेसी के घर से दरवाजा खटखटाती हूँ। इफ़त बेगम ने आशिर के सर पर उंगलियां चलाते हुए शरारत से कहा। मामा आप भी कमाल करती है, मैं कोई ऐसा प्राइवेसी पोजेसिव नहीं हूँ। आशिर ने इफ़त बेगम के हाथों पर लब रखते हुए कहा। हाँ मुझे पता है। इफ़त बेगम ने उसके माथे पर प्यार बड़ा लम्स छोड़ा। आशिर हमेशा से समझदार और मामला फहम था, जबकि आबिस आशिर के उल्ट जिद्दी और एहसास तबीयत का मालिक था। आशिर मुझे तुमसे एक बात करनी है। इफ़त बेगम ने बात करने से पहले तहमीद बांधी। जी मम्मा आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। आशिर ने इफ़त बेगम का हाथ थाम कर कहा। आशिर बेटा, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी भी कर दे और तुम्हारे बच्चों को मैं अपनी गोद में खिलाऊं। और तुम्हें कोई पहले से पसंद है तो बता दो, वरना मेरी नज़र में भी एक अच्छी लड़की है। इफ़त बेगम ने आशिर की तरफ सवालिया नजर से देखकर पूछा। इफ़त बेगम की बात सुनकर आशिर के सामने क्षण से नूर का सरापा लहराया, मगर जिस मान से इफ़त बेगम ने उसके लिए अपनी पसंद की हुई लड़की का जिक्र किया, उसे इफ़त बेगम को मना करना अच्छा नहीं लगा। नहीं मम्मा, मुझे कोई पसंद नहीं, आशा ने इफ़त बेगम को जवाब दिया। आशा ने अपनी किस्मत का फैसला खुदा पर छोड़ दिया था। वो जानता था कि नूर भी उसे नापसंद करती है। आशा को कहा मंजूर था कि वह नूर को तकलीफ दे। ठीक है बेटा, तो फिर मैं मिसेज शफात से बात करती हूँ, इफ़त बेगम ने खुशी से जवाब दिया। मिसेज शफात कौन मम्मा? आशा ने उलझे लहजे में इफ़त बेगम से इस्तफसार किया। अरे भाई, एन की मम्मा, नूर। इफ़त बेगम ने जवाब दिया। ओह, तो शायद इस लड़की का नाम एन है। लगता है नूर तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, आशा ने अफसोस से सोचा। अरे आशर, कहाँ खो गए? इफ़त बेगम ने आशा से पूछा, जो कि नूर के ख्यालों में गुम अपनी आने वाली जिंदगी का सोच रहा था। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, आशा ने चौंक कर सर हिलाते हुए इफ़त बेगम को जवाब दिया। एक पल को तो आशा का दिल किया कि इफ़त बेगम को नूर के बारे में बता दे, मगर इफ़त बेगम के चेहरे पर मौजूद खुशी को देखकर रुक गया। आशा उनके चेहरे से खुशी नहीं छीन सकता था। कौन कहता है कि मर्द बेवफा होता है? उन्हें भी अक्सर रिश्तों के बेड़ियों ने जकड़ रखा होता है और वो अपनी हवाशात और जज्बात का गला अपने हाथों से अपने प्यारों की खुशी के लिए गोंद देते हैं। हिंजा की आंख अपने चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी से खुली। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह दोहराई तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। हिंजा को अपने बेहद करीब आबिस करवट लिए सोया हुआ नजर आया। आबिस के चौड़े सीने पर हिंजा के नाखूनों के निशानात बीती रात की कहानी सुना रहे थे। हिंजा को डेरो शर्म ने आन गिरा। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में लाख हुई ताकि आबिस के उठने से पहले रेडी हो सके। हिंजा फ्रेश होकर बाहर आई तो आबिस को सोता हुआ पाया। वो हिम्मत जमा करके आबिस को उठाने के लिए उसके पास बेड पर आई। अभी उठिए, 10 बज रहे हैं। आबिस के समातों से हिंजा की आवाज टकराई। आबिस ने मुंदी मुंदी आंखें खोली, मगर हिंजा का होशरुबा सरापा उसकी आंखों में मौजूद हमार को सुरही बख्श गया। हिंजा इस वक्त आबिस की दिलाई हुई मेरून फ्रॉक में मलबूस उसे चारों शाने चत कर गए थे। आबिस ने उसे देखकर फट से आंखें खोली। हिंजा के बात लेने की वजह से उसके सुनहरे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आबिस ने हिंजा के कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा। कोई सहारा न होने की वजह से हिंजा भी कच्ची डोर की मन आबिस की तरफ खींची चली आई।
हिंजा के गिल्ले बाल आबिस के चेहरे पर फैल गए थे। आबिस ने अपना मुंह हिंजा के बालों में छुपाया और गहरी सांस भरता हुआ हिंजा के नाजुक वजूद की खुशबू को खुद में उतारने लगा। अभी ये आप अभी हिंजा की बात मुकम्मल ना हो पाई थी कि आबिस ने उसके लब्बों को बिना कुछ बोलते हुए मौका दिए बगैर अपनी गिरफ्त में ले लिया। आबिस ने जैसे ही हिंजा के लब्बों को छुआ, हिंजा जल्दी से आबिस की गिरफ्त से निकलकर गहरे सांस लेने लगे। अभी बड़े पापा ने जल्दी घर आने का कहा था, उन्होंने आज हमारे रिसेप्शन पार्टी रखी हुई है। हिंजा ने आबिस का मूड बदलते देखकर जल्दी से कहा, हनी बहाना अच्छा है, रात को उसका गिफ्ट मिलेगा। आबिस कहकर वॉशरूम में चला गया। हिंजा के लिए आबिस की शिद्दतें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो आबिस को रोककर खुद से दूर नहीं काट सकती थी। इन चंद महीनों में आबिस हिंजा की रूह में बस गया था। अगर आबिस हिंजा से दूर होता तो शायद हिंजा के जीने का मकसद खत्म हो जाता। आबिस और हिंजा दोनों सुल्तान पैलेस की तरफ रवाना हो गए। नूर को कॉलेज जाते हुए 1 महीना हो गया था और इस दौरान जियान ने उसे तंग नहीं किया था। अगर जियान कहीं पर मौजूद होता तो नूर वहां से उठकर चली जाती। नूर को भी जियान के बदला ना लेने से तसल्ली हो गई थी। वो जियान को लेकर अपने दिल में पिनते हुए अंदेशात को मिटा चुकी थी। नूर ब्रेक के वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी कि तभी उसे अपनी तरफ जियान आता हुआ नजर आया और एक पल को तो नूर से हमसी गए। नूर, कैन आई टेक योर 5 मिनट? जियान ने नूर को कहा, क्या बात करनी है? नूर ने कड़े तेवर से पूछा, मुझे तुमसे अपनी हरकत पर एक्सक्यूज करना है। आई एम सॉरी नूर फॉर हर्टिंग यू। नूर ने सबके सामने नूर से माफी मांगी। जियान ने सबके सामने नूर से माफी मांगी। नूर प्लीज जियान को माफ कर दो। सबके लिए हैरत का मुकाम था कि द ग्रेट जियान मलिक नूर जैसी लड़की से माफी मांग रहा है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। सबके दबाव देने पर नूर ने जियान को माफ कर दिया। कैन यू फ्रेंडशिप विद मी? जियान ने मुतानत से पूछा। नो जियान, आई डोंट नीड एनी फ्रेंड। नूर ने जियान को करारा सा जवाब दिया। इट्स ओके, सी यू। जियान ने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाकर कहा, उड़ा ले चिड़िया, गिनती के चंद गिन है तेरे पास ना काटे तो मेरा नाम ही जियान है। जियान ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अपने प्लान को सोचा और हबासे से मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद जियान सुधर गया और नूर ने जियान की माफी पर यकीन कर लिया था, मगर वक्त उसे अपने किए हुए पछताने का मौका जरूर देगा। उसे जल्द एहसास होगा कि जियान को माफ करके उसने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सर ली है। आबिस और हिंजा घर आ चुके थे। हिफा बेगम तो अपनी फूल सी बहू को देती हुई निहाल हो गए थे, जिसके चेहरे पर सजे रंग पिया मिलन की अनोखी दास्तान सुना रहे थे। हिंजा मेरून फ्राक में इस वक्त नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मिकाल साहब के दिल से भी कसाफत जैसे मिटने लगी थी। वो खुश थे कि उनकी नाजों से गुड़िया दोबारा चहकने लगी है, पर रब जाने कि ये मुस्कुराहट कब तक कायम रहनी थी। और हिंजा और आबिस को हिफत बेगम ने रूम में रेडी होने भेज दिया था। रिसेप्शन का इंतजाम शहर के सबसे बड़े होटल में किया गया था। आबिस हिंजा के पीछे रूम में दाखिल हुआ और पूरा रूम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हिंजा मुस्मरेसी होकर सारा मंडल देते हुए बेड पर बिछे हुए ताजा सुरह गुलाबों को छूने लगे। आबिस की नजरें हिंजा पर से जमी हुई थी, जो बड़ी दिल मजरोई से फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। आबिस ने हिंजा को अपने हसार में लिया और उसके हाथ में मौजूद गुलाब को मुट्ठी में कैद कर लिया। हिंजा उसकी अचानक दिल पर सटपटा गई थी। आबिस हिंजा को इस तरह अपने हसार में लिए हुए शीशे के सामने चलाया और थोड़ी सी हिंजा का चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में अपने सर आंखें गाता हुआ हिंजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट डरवा गया। हिंजा ने फौरन से पलकें झपकी और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। हाल इस कदर खराब था कि रवां रवां उसकी तपस ज़दा निगाहों से नजर उठा। आबिस ने अपने हाथ में कैद गुलाब को हिंजा की नजरों के सामने किया और खुद अलमारी से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स देखते ही हिंजा की आंखें फट गई थी। ये बॉक्स वो कैसे भूल सकती थी? तो क्या आज फिर आबिस उसे सजा देने वाला था? आबिस ने बॉक्स में मौजूद कीड़े को निकाला और गुलाब उसके सामने कर दिया। देखते ही देखते वो कीड़ा पूरा गुलाब निकल गया, किसी वैश्य की तरह। हिंजा की आंखों से बहते आंसू उसके गाल भिगो रहे थे, पर नजरें सागा सी आबिस के हाथ में मौजूद गुलाब पर थी, जिसे वो कीड़ा अपनी गुज़ा बना चुका था। हिंजा की रोते रोते हिचकियां बन गई थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने सांसें बंद कर दी हो। वो गुलाब तो अपना आप तस्वर कर रही थी। वो आबिस सुल्तान की शिद्दतों से, उसकी मोहब्बत की जनून हेजियों से महक उठा था, पर इस गुलाब का असर देकर हिंजा तड़प गए थे। आबी, ये आपने क्या किया? हिंजा अपनी टूटी हालत पर काबू पाती हुई बोली, पर उसके चंद अल्फाज आबिस सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गए। आबिस ने मोहब्बत से उसके वजूद को निहारा। हिंजा को उसके हाथों की गिरद अपनी कमर पर महसूस हुई और वह मज़ाहमत करती अपना आप उसे छुपाने की कोशिश करने लगे। उसकी मज़ाहमत देता हुआ आबिस उसे सीने से लगा गया। हिंजा का वजूद उसकी सदगित में था। वो आबिस को 1 इंच भी खौफ से दूर ना कर सकी। वो थक हार कर आबिस के कंधे से सर टका गई और आबिस उसके हारने पर मसरूर सा होता हुआ जैसे जानता था कि इस नाजुक चिड़िया को काबू किस तरह करना है। हनी जानम, कुछ नहीं हुआ जान, सब ठीक है। इस फूल को तुमने मुझसे ज्यादा अहमियत दी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी जाना।
میرے اندر کے وحشی کو جگانے کے لیے تمہاری ذرا سی لاپرواہی کافی ہے، تو کوشش کرنا کہ میرے اندر سوئے ہوئے جان کو نہ جگاؤ، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ ہنسا ساکت اس کے سامنے کھڑی اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی عابد سلطان کی کہ جس میں آگ جیسی لپک تھی تو وحشی جیسا جنون۔ عابد نے ہنسا کو ہولے سے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چونے لگا۔ ہنسا اس کے ساتھ لمس پر کپا اٹھی تھی۔ ہنسا اپنی پوری طاقت سے اسے پردے دھکیلتے ہوئے چینجنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے کھڑا عابد ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹا اپنی کامیابی پر مسرور ہوا۔ وہ ہنسا میں کال کو پا چکا تھا، اس کے وجود کا تحصیل کر چکا تھا، اسے اپنے لمس سے روشنوازہ کرا کر اس کی روح پر قابض تھا۔ ہنسا میں کال چاہ کر بھی اس کی خوشبو سے نہیں مٹا سکتے تھے۔ یہ بات عابد سلطان کے لیے سکون کا باعث تھی، کیونکہ آج ولیمے میں وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس کے بعد ہنسا میں کال کی زندگی مکمل بدلنے والی تھی۔ وہ معصوم عابد سلطان کے سلوک جذبات کی بینر چڑھنے والی تھی۔ وہ ناآشنا تھی کہ عابد سلطان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ عابد نہیں چاہتا تھا کہ آج وہ جو کرنے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کو کس قدر اذیت سے دوچار کر دے گا۔ ہنسا سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو جس آگ میں دھکیل چکا تھا وہاں تو کوئی مرہم میسر بھی نہیں تھا سوائے موت کے، کیونکہ جس عشق کا روک لگ جائے وہ جیے نہ جیے مر ضرور جاتا ہے۔ ہنسا تیار ہو چکی تھی۔ آج اس نے پنک کلر کی میکسی زیبیں تن کی تھی جس پر بے حد خوبصورتی سے وائٹ سلور سٹونز کا کام کیا گیا تھا۔ ہنسا کے معصوم چہرے پر بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے بھی اپنا کمال دکھایا تھا۔ آج اس پر کھل کر روپ آیا تھا۔ ہنسا کے نقوش کا گولڈن آئی شیڈ اور ریڈ بلیڈ لپسٹک نے عجب جلال بخشا تھا اور سر سے پیر تک کوئی خوڑی معلوم ہو رہی تھی۔ عفا بیگم اور نور اسے لینے کے لیے آئے تو بے ساتھ دونوں کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ نورا لین نے دل سے اس کی تعریف کی۔ ہنسا آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ زندگی عابد بھائی تو گئے کام سے، اس کی دوستیں شرارت سے بولے۔ ہنسا اس کی باتوں پر جم سی گئی تھی، پر تو کچھ دیر پہلے والا واقعہ اپنی پوری جاذبیت سے یاد آیا تھا۔ عابد کا سرد انداز ہنسا کو اندر ہی اندر پریشان کر گیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود خود کو ریلیکس نہیں کر پائی تھی۔ دل میں عجیب سے بے چینی تھی کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ عفا بیگم نے ہنسا کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر پوچھا دیا، دونوں سے ساتھ لیتے ہوئے نیچے کی جانب چل دی جہاں سب مہمان انتظار کر رہے تھے۔ ہنسا سہل سینے پر قدم رکھتی کسی شہزادی کی سی شان سے چلتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ عفا بیگم نے نور کو تو اسٹیج پر بٹھانے کا کہا اور نور اس کی میکسی سنبھالے سے اسٹیج پر بٹھانے لگے۔ جب ان دونوں کے کانوں میں وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی سرگوشیاں گونجنے لگی، او ماشاءاللہ دلہن کتنی خوبصورت ہے، پر دلہا کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ سب کی زبان پر یہی جملے تھے۔ نورا لین ہنسا کے پاس بیٹھی اسے ریلیکس کرنے لگی۔ وہ عفا بیگم کے ارجنٹ بلانے پر یہاں آئی تھی۔ نیوی بلو اور گرے کمبینیشن کے فراک میں خوبصورتی سے حجاب کیے ہوئے نور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی تھی، اس کے چہرے پر چھایا ہوا وقار اسے بہت ہی منفرد بنا رہا تھا۔ ہنسا کو آئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو تھے، پر عابد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میکا صاحب تو اپنا سر تھمے بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشر عابد کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، پر وہ ہوتا تو ملتا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر عابد جا کہاں سکتا ہے۔ مہمانوں کی الٹی سیدھی باتیں ہنسا کی مسومنے پر کوڑے برسا رہی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ کب اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ ہنسا اپنی میکسی سنبھالے چلتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی اور ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ بابا آپ ٹینس نہیں ہو، ابھی مجھے تنگ کر رہی ہیں، دیکھنا وہ ابھی آ کر سب کو سرپرائز کریں گے۔ بابا ڈونٹ وری، ہنسا مسکراتی ہوئی ان کو دلاسا دیتی ہوئی ان کا دل دہلا گئے۔ میکا صاحب کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر کیسے اس معصوم کو سمجھاتے کہ جس شخص کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی وہ اسے نیلام کر کے جا چکا تھا۔ بڑی محفل میں آہستہ آہستہ سارے مہمان جانے لگے۔ نورا لین ہنسا کو زبردستی اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ہنسا بنا ایک لفظ کہے سیدھا الماری کی جانب بڑھی اور عابد کی تصویر نکال کر سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نورا لین اس کی حالت دیکھ کر اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ عابد وہاں سے نکل تو آیا تھا، مگر دل میں ایک درد سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی قیمتی شی ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی ہو۔ عابد اپنے ذہن میں آتے ہوئے خیالوں کو جھٹکا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہوا جہاں اسے ہر حال میں جانا تھا، کسی بھی صورت۔